हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, फांसी दो भोकाल को, जो कि गुड़ीक का अगला भाग है। भाग्य मनुष्य के साथ कैसा कैसा खेल खेलता है, उसे कैसी कैसी उलझनों में फंसा देता है। अगर कोई इसका जीता जागता उदाहरण देखना चाहता है तो वे विकास नगर के राज दरबार में पहुंचे, जहां मौजूद विकास नगर की प्रजा उसी भोकाल की मृत्यु की कामना कर रही है जो उनका रक्षक, उनका आदर्श और उनका नायक हुआ करता था। कल तक जिसके हाथ में सारी न्याय प्रणाली थी, वही भोकाल आज अपराधी बना खड़ा है। जो कभी विकास नगर का हर फैसला किया करता था, उसी भोकाल के विरुद्ध आज फैसला सुनाया जा रहा है। समस्त प्रमाण और साक्ष्य ये सिद्ध करते हैं कि भोकाल ने महारानी मोहिनी की हत्या का षड्यंत्र रचने और स्वयं महारानी की हत्या के प्रयास का अपराध किया है। इसलिए यह न्यायपीठ आदेश देती है कि फांसी दो भोकाल को। लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। सिर झुकाए खड़ा रहा भोकाल, कुछ ना बोला। वह बोलता भी तो क्या, वह जानता जो था कि सभी परिस्थितियों के साथ साथ उसका भाग्य भी उसके विरुद्ध था। और ऐसा हुआ था उस षड्यंत्रकारी के कारण, जिसका नाम था गुणीक। समस्त विश्व की तलवारों की धारों को जीत लेने वाला महाबली बुद्धि की धार के आगे न टिक पाया और अपने मान सम्मान के साथ साथ अपना जीवन भी हार बैठा। मेरी बुद्धि की धार के नीचे तो वह तभी आ गया था जब उसने मेरे बड़े और 6 रोगी पुत्र अजीत को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका इतना अपराध था कि जो रोग उसने समाज से पाया था वह वापस समाज को लौटाकर बदला लेने की अपने कुल की परंपरा को निभा रहा था। उसके शव पर मैंने अपनी शिखा की गांठ खोलकर सौगंध खाई थी, जब तक भोकाल से तेरी हत्या का बदला नहीं ले लूंगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, कुशा के बिस्तर पर सोऊंगा, अपनी शिखा पर गांठ नहीं लगाऊंगा। बदला लेना हमारे कुल की परंपरा थी, और जब मैंने इस परंपरा को निभाने की ठान ली तो मेरे 2 पुत्र अभय और अमर ने मेरा साथ दिया। मैंने भोकाल के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। मैंने ही रानी मोहिनी की हत्या करने का संदेश पत्र राज दरबार में पहुंचाया, जिसे पढ़ते ही महारानी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जब महारानी ने अपने गुप्त रास्ते की सुरक्षा के लिए अपने 4 विश्वास पात्र सैनिक जंगल के बाहर शिव मंदिर में तैनात किए, मैंने उनके बारे में जाना और उनकी सूचना भोकाल तक पहुंचाई। भोकाल ने उन पर आक्रमण करके उन्हें बेहोश कर दिया। यही मैं चाहता था। गुप्त रास्ता साफ था। मैंने अपने पुत्र अभय को नकाबपोश हत्यारा बनाकर उस गुप्त रास्ते से महारानी के कक्ष में भेज दिया। वह चाहता तो महारानी की हत्या करके चुपचाप वापस लौट सकता था, लेकिन वह वहां महारानी की हत्या करने नहीं, अपनी जान गंवाने गया था, ताकि सभी को यह संदेह हो जाए कि भोकाल के कारण ही हत्यारा महारानी तक पहुंचा। ऐसा ही हुआ। मेरे पुत्र के बलिदान ने भोकाल की वफादारी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। फिर मैंने महारानी के नागरिक अभिनंदन के समय भाले के साथ पत्र भेजकर भोकाल को अपने तीसरे पुत्र अमर पर भाला चलाने के लिए विवश किया। लेकिन यह योजना मैंने अमर को पहले ही समझा दी थी कि जैसे ही भाला उसकी तरफ बढ़े, उसने महारानी को एक तरफ धक्का देकर स्वयं को भाले के आगे कर देना है। उसने ऐसा ही किया, और ऐसा करने के साथ ही वह शहीद और भोकाल हत्यारा हो गया। और इस बात की साक्षी थी वहां मौजूद पूरी प्रजा। भोकाल के बच निकलने का कोई भी अवसर नहीं था और न ही वह बच पाया। अपने पुत्रों को खोकर ही सही, मैंने भोकाल से अपना बदला ले लिया। परंतु उपरोक्त कहानी को विस्तार से जानने के लिए इस कॉमिक का प्रथम भाग गुणीक पढ़ें। मेरे प्रतिशोध की आग तब ठंडी होगी जब मैं उसी तरह भोकाल के 2 प्रियजनों को समाप्त कर दूंगा, जिस तरह उसके कारण मेरे 2 प्रिय पुत्र समाप्त हुए। बुद्धि नामक ब्रह्मांड के सबसे बड़े हथियार के उस मालिक की आंखों में नफरत और षड्यंत्र के मिले जुले रूप अब स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इधर वह जिसके विरुद्ध रचा जा रहा था एक और षड्यंत्र। मुझे समाप्त करने का किसी ने षड्यंत्र रचा है, परंतु वह है कौन? उसकी मुझसे क्या शत्रुता है? भोकाल। उस आवाज़ ने भोकाल की विचार श्रृंखला तोड़ी। लेकिन भोकाल आवाज़ की दिशा में पलटा तो उसे अंधकार के सिवा और कुछ न दिखाई दिया। कौन है इधर? मित्र, जो नहीं चाहता कि भोकाल जैसे महाबली को किसी षड्यंत्र का शिकार बनाकर फांसी पर लटका दिया जाए। तुम्हें मेरे निर्दोष होने पर विश्वास है? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये विश्वास विकास नगरी की समस्त प्रजा को भी दिलवाओ, और ऐसा तुम तब कर पाओगे जब इस बंदी गृह से मुक्त होगे। अंधकार में डूबे 2 हाथों ने बंदी गृह का ताला खोलकर भोकाल को आज़ाद कर दिया। परंतु तुम कौन हो? घोर अंधकार में क्यों खड़े हो? सामने क्यों नहीं आते? अन्याय को सहकर फांसी पर झूल जाना मूर्खता है भोकाल। इसलिए जाओ, स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर दिखाओ। यह समय ना तो मेरे सामने आने का है और ना ही तुम्हें गंवाने का। इसलिए यहाँ खड़े होकर समय को व्यर्थ मत गंवाओ। जाओ भोकाल, जाओ। ये सही कह रहा है। अभी समय व्यर्थ गंवाने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे तुरंत ही यहाँ से निकलकर उस षड्यंत्रकारी को खोजने और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए।
भोकाल तेजी से वहां से निकल गया और तब घोर अंधकार से बाहर निकलकर रोशनी में आया वह, जो और कोई नहीं गुणी की था। ये बुद्धि की धार है भोकाल, तलवार की धार पर चलने वाला तू भला इसे क्या समझेगा। मैंने तुझे मुक्त करके इस बात को और पुख्ता कर दिया कि तू ही अपराधी है, और साथ ही तैयार कर दिया तेरे एक प्रियजन की मौत का सामान। ये बात जल्दी ही जंगल की आंख की भांति फैली। भोकाल बंदीगृह से भाग गया। बंदीगृह को 3 पहरेदारों की हत्या करके पहले किसी ने बंदीगृह के ताले की चाबी प्राप्त की और फिर उससे ताला खोलकर भोकाल की मांगने में मदद की। परिस्थितियां बताती हैं महारानी की भोकाल की मदद करने वाला राजमहल में रहने वाला ही कोई सदस्य है। भोकाल के इस मददगार को ढूंढने का अब एक ही साधन है, हर उस शख्स की तलाशी जो राजमहल में रहता है। आप सही कह रहे हैं गुड़ीक महोदय। ठीक है, और क्रम का आरंभ हमारे कक्ष की तलाशी के साथ होगा। रानी मोहिनी के उस आदेश को देखकर इस बात का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता था कि वे भोकाल के मददगार को ढूंढने के लिए कितनी उतावली थी। रानी मोहिनी का वह उतावलापन तब शांत हुआ जब राजमहल के सभी कक्षों की तलाशी लेने के पश्चात सैनिक सलोनी के कक्ष में पहुंचे। सलोनी जी के कक्ष से बंदीगृह की यह चाबी मिली है और मुझे मिली है यह रक्त रंजित तलवार। ये चाबी और तलवार मेरे कक्ष में कहाँ से पहुंची, मुझे नहीं मालूम। कृपया हमारे साथ चलिए, अपनी सफाई में जो कुछ कह रहा है महारानी के समक्ष कहिएगा। सलोनी जी को बंदी बनाने के लिए महिला सैनिकों को बुलाओ। जो आज्ञा सेनापति जी। हतप्रभ सलोनी को तुरंत ही बंदी बनाकर रानी मोहिनी के सामने पेश किया गया तो विफर पड़ी रानी। भोकाल को बंदी गृह से भागने में मदद करके तूने राजद्रोह का अपराध किया है मूर्ख स्त्री। आप ठीक कह रही हैं चाची जी, एक राजद्रोही को जो दंड मिलता है वो उसे भी मिलना चाहिए। राजधानी के बीचों बीच खड़ा करके इसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। सौत के प्रति जो ईशा रूप सी हृदय में बसी थी वह उस आदेश के रूप में बाहर आई थी, शांत रहकर, जिसे रानी मोहिनी ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। लेकिन वह शांत नहीं था जिसका षड्यंत्र 100% सफल हुआ था। भोकाल के साथ उसके एक प्रियजन पर भी मृत्यु की काली छाया मंडराने लगी। अब बचा उसका दूसरा प्रियजन, वह भी शीघ्र ही मेरी बुद्धि का शिकार बनेगा, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन मैं अपनी शिखा में एक नहीं सैकड़ों गांठें लगाऊंगा। एक नए षड्यंत्र को जन्म देने में जुट गया था गुणीक, जबकि उसके पिछले षड्यंत्रों में फंसा भोकाल अभी भी जल बिन मछली की भांति झटपटा रहा था, और इसकी वह झटपटाहट उस समय और बढ़ गई जब उसे मिली वह सूचना। सुनो सुनो, कल राज भगोड़े भोकाल की पत्नी को नगरी के बीचों बीच पाषाण प्रहारों से मार दिया जाएगा। प्रजा से अनुरोध है कि वह अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे। ओह, निश्चय बेचारी सलोनी को इसलिए यह दंड मिला है कि वह मुझे अपना पति मानती है। यह सलोनी के साथ अन्याय, और मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। कल मैं सलोनी को बचाने पहुंचूंगा। राजधानी के बीचों बीच मौजूद दंड स्थल पर मारो मारो इस हत्यारे और राजद्रोही की पत्नी को। समाप्त कर दो राजद्रोही के इस मददगार को। क्रूरता की हदों को पार करते हुए सलोनी का सारा रहू बहा देने पर उतारू थे प्रजावासी, अगर भोकाल वहां नहीं पहुंचता। रुक जाओ, बंद करो ये अन्याय। राजद्रोही भोकाल, मारो इसे। उफ, यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए। मारो मारो। यह भाग्य की विचित्र विडंबना नहीं तो और क्या थी कि कल तक जिस भोकाल पर फूल बरसाते नहीं अगाते थे विकास नगरवासी, वे उस पर पत्थर बरसाते नहीं थक रहे थे। और भोकाल था कि उनमें से एक को रोकने का प्रयत्न नहीं कर रहा था, क्योंकि यह जानता था कि जिस षड्यंत्र से उस जैसा महाबली मात खा गया था उसके सामने आम प्रजा की क्या बिसात थी। उफ, बारिश की बूंदों की तरह बरसते पत्थरों के बीच भोकाल लहूलुहान सलोनी तक पहुंचा और उसे लेकर तुरंत ही वहां से उड़ चला। काश वह एक नज़र महल के परकोटे पर खड़े अपने शिखा को सहलाते बुद्धि के उस जादूगर को देख लेता, तो उसकी नज़र में नृत्य करता जमाने भर का षड्यंत्र उसे तुरंत ही दिख जाता और उसे यहाँ जंगल में एकांत कोने में बैठकर सिर खपाई नहीं करनी पड़ती। आपके विरुद्ध कोई भीषण षड्यंत्र रच रहा है स्वामी। तुमने ठीक कहा सलोनी, और उस षड्यंत्रकारी का पता लगाने के लिए मुझे उन घटनाओं का अवलोकन करना होगा जो विगत दिनों मेरे साथ घटी। गहरी सोच में डूब गया था भोकाल और जल्द ही उस निर्णय पर पहुंचा। विगत दिनों जो घटनाएं मेरे साथ घटी उनमें 3 व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो मेरे हाथों से मारा जाने वाला क्षय रोगी, दूसरा गुप्त रास्ते से प्रवेश करके महारानी की हत्या का प्रयास करने वाला, और तीसरा वह जो मेरे हाथों भाले से मारा गया। मेरा हृदय कहता है कि उन तीनों में कोई ना कोई समानता अवश्य थी। अचानक सलोनी की तरफ पलटा भोकाल। तुम तो बहुत अच्छी चित्रकार हो सलोनी, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आदेश दीजिए स्वामी, मुझे क्या करना है।
उन तीनों व्यक्तियों का जो रूप रंग मेरे मस्तिष्क में विद्यमान है उसे तुमने चित्रों का रूप देना है। तैयार हो जाओ। फिर भोकाल सलोनी को बताता रहा और वे चित्र बनाती गई। और उस समय तो भोकाल सलोनी की कला का कायल हो गया जब उसके मस्तिष्क में बसे व्यक्ति चित्रों के रूप उसके सामने थे। वाह सलोनी, जवाब नहीं तुम्हारा। तुमने उन तीनों व्यक्तियों के चित्र हूबहू बना दिए। एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए स्वामी, इन तीनों की शक्लें आपस में काफ़ी मिलती जुलती हैं। ओह, वास्तव में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती हैं इन तीनों की शक्लें। उस आश्चर्यजनक तथ्य के साथ साथ अब निराशा के अंधेरे में आशा की एक किरण भी भोकाल के सामने थी। इन तीनों की शक्ल आपस में मिलना संयोग नहीं हो सकता सलोनी। इसमें अवश्य कोई राज छुपा हुआ है। लेकिन वह राज क्या है, लाख सोचने के पश्चात भी समझ में नहीं आ रहा। तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग कर इस राज को समझा जा सकता है। आप उसके लिए राज विद्वान गुड़ीक से क्यों नहीं मिलते? गुड़ीक, विचार अच्छा है सलोनी। ऐसी परिस्थितियों में गुड़ीक जैसे विद्वान की सहायता की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। तुम यहीं रहना सलोनी। मैं गुड़ीक से मिलकर इस समस्या के समाधान के पश्चात यहीं वापस लौटूंगा। तुरंत ही वहां से उड़कर गुड़ीक के पास पहुंचा भोकाल। ओह, गुड़ीक महोदय तो अपने बाज को प्रशिक्षण देने में व्यस्त है। मुझे थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। बात से हटकर गुणिक की नज़र जैसे ही भोकाल पर पड़ी वह बुरी तरह चौंका। भोकाल, तुम यहाँ? एक समस्या मुझे आपके पास खींच लाई है। आशा है आप उसके समाधान में मेरी सहायता करेंगे ताकि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सकूं। तुम राजद्रोही के साथ साथ भगोड़े भी हो भोकाल, इसलिए मुझे तुमसे कोई सहानुभूति नहीं है। फिर भी तुम मेरे द्वार पर सहायता मांगने आए हो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। बताओ अपनी समस्या। समस्या के रूप में भोकाल ने वे तीनों चित्र गुणीक के सामने रख दिए, जिन्हें देखते ही ऐसे चौंका गुड़ीक मानो सैकड़ों बिच्छुओं ने एक साथ उसे डंक मार दिया हो। ओह! लेकिन दूसरे ही क्षण स्वयं को संभाल लिया गुड़ीक ने। क्षमा करना भोकाल, इन चित्रों को देखकर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब तुम जा सकते हो। हमारे विश्राम करने का समय हो गया है। भोकाल फिर वहां नहीं रुका। अपनी समस्याओं का हल मुझे स्वयं ही खोजना होगा और अब वह हल मुझसे अधिक दूर नहीं है, क्योंकि अब मेरे हाथ लग चुका एक महत्वपूर्ण सूत्र। जल्दी ही वापस सलोनी के पास पहुंच चुका था भोकाल। गुडीक ने मेरी कोई सहायता नहीं की, लेकिन एक बार तुम फिर मेरी सहायता कर सकती हो सलोनी। इनमें से एक चित्र में मेरे कहे अनुसार परिवर्तन करके। एक बार फिर बताता चला गया भोकाल। एक बार फिर सलोनी अपने अद्भुत कला का जौहर दिखाने में जुट गई, जबकि इधर गुणीक जुटा हुआ था अपने षड्यंत्र की अगली चाल चलने में। मैंने अपने षड्यंत्र के हर पहलू को ठोक बजाकर देख लिया है, और मेरे इस षड्यंत्र का भोकाल का जो प्रियजन शिकार बनेगा वह कल सारे संसार के सामने होगा। रोज की तरह ही आज भी राजमहल के परकोटे पर मौजूद थी रानी मोहिनी। कितना सुंदर कबूतर है। राजमहल से ही किसी ने उड़ाया उसे। कबूतर को देखकर रानी मोहिनी की आंखों में जो प्रसन्नता के भाव आए वह दूसरे ही पल आतंक पर बदल गए। ओह, उस सुंदर कबूतर पर बाण किसने चलाया? बाण चलाने वाला गुणीक था। यह आपने क्या किया गुणीक महोदय? आपने इस निरीह पक्षी को बाण से क्यों बीन डाला? राजमहल की दीवारों को पार करने वाले ऐसे निरीह पक्षी कभी कभी राजमहल की मजबूत दीवारों को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा ही यह पक्षी कर रहा था, और मेरी बात का प्रमाण है इसके पैरों में बंधा यह संदेश। आश्चर्य से फटी रानी मोहिनी की आंखों के सामने ही गुड़ीक ने कबूतर के पैरों से बंधा संदेश पत्र खींच लिया। पिताश्री, इन तथ्यों पर जो दोगे ध्यान, मिलेगा इंद्र देवता का वरदान। गिर चुकी है रक्षा दीवार, स्वागत करता हीरक द्वार, आपकी पुत्री रूपसी। और इस पत्र में लिखी कविता का एक ही सार है, इंद्र के सिंहासन और हीरो के द्वार वाली विकास नगरी पर कब्जा कर लो। रूपसी? रूपसी ये पत्र अपने पिता को भेज रही है? नहीं नहीं, रूपसी ऐसा नहीं लिख सकती। वह हमारी विश्वास पात्र है। वह यह राजद्रोही कार्य नहीं कर सकती। ये किसी का षड्यंत्र भी हो सकता है महारानी। हमें इसका तुरंत पता करना चाहिए। कुछ क्षणों बाद ही उस पत्र और गुड़ीक के साथ रूपसी के कक्ष में मौजूद थे रानी मोहिनी। मेरा विश्वास कीजिए चाची जी, मैं ऐसा दुष्ट कार्य कदापि नहीं कर सकती। यह पत्र तुमने नहीं तो किसने लिखा है? इस दासी ने। और इसने क्यों किया, इसका उत्तर आप इसके मुख से सुन लीजिए महारानी। महामंत्री चंद्रमणि रूपसी की उस विशेष दासी को लेकर वहां पहुंचा था, जिसने दिया था सभी को स्तब्ध कर देने वाला वह बयान। मुझे क्षमा करें महारानी, ये सब मैंने राजकुमारी रूपसी के कहने पर लिखा था। रूपसी? ये ये दुष्टा झूठ बोल रही है चाची जी। मैंने इससे कभी कुछ भी नहीं लिखवाया। खामोश विश्वासघातनी। बंदी बना लो इस राजद्रोहिणी को। कितना बुरा है सत्ता का लालच। इसके लिए अपनों का ही लहू बहा देने पर उतारू हो जाता है मनुष्य। षड्यंत्र सम्राट गुणीक के उन शब्दों ने रानी मोहिनी के क्रोध में घी का काम किया। लहू हमारा नहीं, इस विश्वासघातनी का बहेगा। काल प्रातःकाल ही बाड़ों से बीन दिया जाएगा इसे। स्तब्ध और खामोश थी रूपसी, जबकि रानी मोहिनी क्रोध में उबल रही थी। उसके षड्यंत्र
कि जाल में फंसकर जिसके अधरों पर विजेता जैसी मुस्कान नृत्य कर रही थी। भोकाल का तीसरा प्रिय भी मेरी बुद्धि का शिकार बनकर मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। लेकिन इसे वहां पहुंचाने के साथ साथ मैंने इसकी भी तैयारी कर ली है कि भोकाल और उसकी दोनों पत्नियां साथ साथ मौत के मुंह में समाये, क्योंकि मैं जानता हूं भोकाल सलोनी की तरह रूपसी को भी बचाने पहुंचेगा। कल जब कल तब जब सरेआम रूपसी को मृत्यु दंड दिया जा रहा होगा, और चूंकि मृत्यु दंड बाणों से बीन कर दिया जाना है, इसलिए रूपसी की मृत्यु बनकर लहराए बाणों को नष्ट करने के लिए भोकाल के साथ वहां अपने धनुष बाण के साथ सलोनी भी पहुंचेगी। सलोनी द्वारा सभी बाणों को नष्ट करने का एक ही तात्पर्य होगा कि सलोनी और भोकाल ठीक उस स्थान पर मौजूद होंगे जहां से एक साथ सभी बाणों को निशाना बनाया जा सके। और ऐसा स्थान वही है जो मेरा सोचा हुआ है, और मैंने जहां बिठा रखा है अपने उन शक्तिशाली शिष्यों को जो तुरंत ही भोकाल को घेर लेंगे। लेकिन प्रहारा और भोकाल शक्ति के स्वामी भोकाल को वश में करना उसके उनके वश की बात नहीं। इसलिए मैंने इसका प्रबंध कर रखा है कि भोकाल अपने प्रहारा और भोकाल शक्ति का प्रयोग न कर पाए, और इसके लिए मैंने तैनात किया है वह प्रशिक्षित बाज जो पहले अपने पंखों में छिपी तेज खांसी उत्पन्न करने वाली औषधि को ठीक भोकाल के चेहरे पर छोड़ेगा, खा खा, और फिर भोकाल के सिर पर रखा उसका प्रहारा ले उड़ेगा। औषधि के प्रभाव से बुरी तरह खांसते भोकाल शक्ति पुकारने में असमर्थ और प्रहारा विहीन भोकाल को दबोच लेना मेरे शक्तिशाली शिष्य के लिए कठिन न होगा। भोकाल के साथ ही सलोनी भी दबोच ली जाएगी और फिर उन्हें भी उसी खंबे से बांध दिया जाएगा जहां रूपसी पहले ही बंदी मौजूद होगी। बुद्धि के धनुष से चलाया गया गुणी का एक एक बाढ़ अपने सही निशाने पर बैठा था। एक ही खंबे से बंधे भोकाल, सलोनी और रूपसी इसका प्रमाण था, और यह था विलक्षण बुद्धि के उस स्वामी के तरकश का अंतिम बाण। तीनों राजद्रोही एक ही स्थान पर मौजूद है महारानी, न्याय की रक्षा कीजिए, दीजिए इन तीनों को समाप्त करने का आदेश। हमने जो योजना बनाई थी उस पर कार्य करने का समय आ गया है सलोनी, तैयार रहो। अच्छा स्वामी। भोकाल के बोलने के साथ ही सलोनी के हाथ हरकत में आए और उसके तेज नाखून भोकाल के हाथ में बंधी रस्सी पर जा टिके। इधर सोच कह रही हैं महारानी? प्रजा और राज्य के लिए न्याय कीजिए। हाँ हाँ, न्याय कीजिए महारानी। उस षड्यंत्रकारी बुद्धि के जाल में प्रजा के साथ साथ रानी मोहिनी भी बुरी तरह फंस चुकी थी। समाप्त कर दो इन्हें। तुरंत ही रूपसी की तरह भोकाल और सलोनी को भी काले लबादे से ढकने के लिए कुछ सैनिक उनकी तरफ बढ़े, लेकिन कोई न देख पाया कि कुछ देर पहले भोकाल के जो हाथ बंधे हुए थे वे अब आज़ाद थे और तेजी से अपने पंखों के बीच वहां पहुंच चुके थे जहां प्रहारा छुपा हुआ था। जल्द ही उनके शरीरों को काले लबादों से ढक दिया गया और फिर चारों तरफ से चले सैकड़ों बाढ़ और हर प्राण का निशाना थे भोकाल, सलोनी और रूपसी। और वे तीनों इस समय जिस हालत में थे, ऐसे में निशाने चूकने का प्रश्न ही नहीं उठता था। खच खच खच, आ आ बाण शरीरों में लगने के साथ ही तीनों के कंठ से हृदय विदारक चीखें निकली। कुछ क्षणों के लिए तीनों के शरीर तड़पे और फिर शांत हो गए। इसी के साथ ऐसे भाव उभरे उस षड्यंत्रकारी के चेहरे पर जैसे उसे सारी दुनिया का खजाना मिल गया हो। राजद्रोही समाप्त हो चुके हैं महारानी, अब आप निष्कंटक राज कर सकती हैं, और इसी के साथ मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। आज इस शिखा में गांठ लगेगी। हाथों ने मचल कर शिखा को थाम लिया, और अब वे हाथ शिखा में गांठ लगाने जा रहे थे, लेकिन ऐसा करने में वे हाथ सफल नहीं हो पाए, क्योंकि अचानक शिखा अपनी जड़ से कटकर उन हाथों में आ चुकी थी, और उस शिखा को काटने वाली थी उन किरणों से बनी हुई कैंची जो उस प्रहारा से निकली थी, जो शान से भोकाल के सिर पर रखा हुआ था। भोकाल, तुम जीवित हो? हाँ, और मैं ही क्या, सलोनी व रूपसी भी जीवित है, और साथ ही मेरे सिर पर मौजूद है यह प्रहारा। तुम्हारा बाज मेरे सिर से जो प्रहारा ले उड़ा था वह नकली था। असली प्रहारा तो मेरे वंकों में छुपा हुआ था। नकाब चढ़ाने से पहले जिसे अपने सिर पर रखकर मैंने अपने रूपसी और सलोनी के इर्द गिर्द किरणों का ऐसा आवरण बनाया जिसमें बाण न तो धंसे लेकिन हमारे शरीरों तक नहीं पहुंच पाए। क्रोध और आश्चर्य से भरा हुआ था रानी मोहिनी का स्वर। प्रपंच रचकर राजद्रोही भोकाल अपनी पत्नियों के साथ फिर भाग जाना चाहता है, बंदी बनाओ इसे। रुकिए महारानी, मुझे कुछ क्षणों का अवसर दीजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा कि प्रपंच मैं नहीं गुणीक रच रहा है। कोई निर्णय करने से पहले रानी मोहिनी ने प्रजा की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उसी की आंखों की तरह प्रश्नों का तूफान लहरा रहा था, जिसका उत्तर भोकाल ही दे सकता था। कहो, क्या कहना चाहते हो? जिस षड्यंत्र के तहत मुझे रूपसी और सलोनी का मौत के घाट उतारा जा रहा है वह गुड़ी ने रचा है, और ऐसा इसने अपने 3 पुत्रों की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किया है। यह अनगढ़ बातें हैं, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मुझे पता था तुम ऐसे ही बोलोगे, इसलिए मैं प्रमाण के रूप में मिथिला नगरी के ये नागरिक साथ लाया हूँ जहाँ तुम और तुम्हारा परिवार 7 पीढ़ियों से रहता आ रहा है। अगर यह प्रमाण भी काफ़ी नहीं हो तो मैं तुम्हारे तीनों पुत्रों को ही यहाँ बुला लेता हूँ। भोकाल ने ताली बजाई। तुरंत ही 3 शव लेकर वहाँ उपस्थित हुआ सेनापति प्रवीण कुमार।
ये तीनों शव गुणीक के पुत्रों के ही हैं, जिन्हें गुणीक ने कारागार से चुराकर अपने घर के तहखाने में इसलिए सुरक्षित शव रख रखे थे कि इसने सौगंध खाई थी कि वह इनका अंतिम संस्कार मेरे और मेरे 2 प्रियजनों के अंतिम संस्कार के पश्चात ही करेगा। यह गुणीक के ही पुत्र हैं। इस बात की पुष्टि मिथिला नगरी के उपस्थित निवासियों से की जा सकती है और विकास नगर के निवासियों से इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि गुणीक के इन तीनों पुत्रों में एक वह है जो समस्त विकास नगर को अपनी तरह क्षय रोगी बना देना चाहता था, दूसरा वह है जो गुप्त रास्तों से आपकी हत्या करने आपके कक्ष में पहुंचा, और तीसरा वह है जिसने आपको मेरे भाले से बचाते हुए अपना बलिदान दे दिया। इसी के साथ भड़क उठा गुणीक। हाँ भोकाल, ये मेरे पुत्र हैं और मैं तुझसे प्रतिशोध लेना चाहता था और तेरी हत्या करके वह प्रतिशोध मैं अब भी लूंगा। आह, तुम जैसे बुद्धिमान को क्रोध शोभा नहीं देता गुणीक, इसलिए शांत हो जाओ। आह, अपनी बुद्धि से तुमने मेरे विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा था उसमें तुम पूरी तरह सफल हुए थे गुणीक, लेकिन होनी को कुछ और ही स्वीकार था। तभी तुम्हारे तीनों पुत्रों के चित्र सलोनी से बनवाने के पश्चात मेरे मस्तिष्क में तुम्हारा चित्र बनवाने का विचार कौंधा। मैंने सलोनी से तुम्हारे एक पुत्र के चित्र से उसके बाल हटाकर उसकी तुम्हारे जैसी शिखा बनाने को कहा। फिर मैंने उससे उस चित्र पर वैसा ही लंबा तिलक बनवाया और जैसा तुम्हारे माथे पर हमेशा रहता है। अब जो चित्र मेरे सामने था वह लगभग तुम्हारा चित्र था, जिसे देखकर मैं तुरंत ही तुम्हारे चौंकने का कारण समझ गया। मैं समझ गया कि वे तीनों पुत्र तुम्हारे पुत्र थे और तुम ही मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। परंतु यह सब सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता थी, इसलिए मैं तुरंत ही सेनापति प्रवीण कुमार से मिला और उन्हें सारी बात समझाकर तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में जानने में जुट गया, और उन्होंने उसे मिथिला नगरी में ढूंढ भी लिया। सेनापति प्रवीण कुमार की सहायता से ही मैंने तुम्हारे गुप्त तहखाने में रखी तुम्हारे पुत्रों की लाशों को ढूंढा और रूपसी की दासी से सत्य जाना। फिर तुम्हारे काले रूप को सारे संसार के सामने लाने के लिए और तुम्हें बुद्धि से ही मात देने की योजना बनाई। तुम्हारे बाज वाले प्रकरण को ध्यान में रखकर यह निर्णय निकाला कि तुम मुझसे प्रहारा छीन लेना चाहते हो। तभी मैं असली प्रहारा को छुपाकर नकली प्रहारा को अपने सिर पर रखकर वहां यहाँ पहुंचा और उसी के बल पर तुम्हें बुद्धि की इस जंग में करारी मात दे दी। जानते बूझते हुए ब्राह्मण का वध करना अपराध ना होता तो तुम्हारी गर्दन को हमने अपने हाथों से तुम्हारे धड़ से उड़ा दिया होता। षड्यंत्रकारी, हम तुम्हें राज्य निकाला देते हैं। उधर गुणीक सिर झुकाए राज्य से बाहर की तरफ चल दिया। इधर सारी प्रजा अपने नायक की जय जयकार कर उठी। हमारे नायक महाबली भोकाल की जय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स रण छोड़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।